कशिश न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी। हम अब झारखंड की बात करने आए हैं और झारखंड में जिस तरह से परिदृश्य सामने आया है और उसमें जो बातें आई हैं, अब हेमंत सोरेन ने दावा भी पेश कर दिया है। सरकार बनने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, लेकिन सहयोगियों के साथ हेमंत सोरेन की कैसी साठगांठ रहेगी, कितने मंत्री बनेंगे, कितने लोगों को क्या डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, कल्पना सोरेन की भूमिका क्या रहेगी, इन सब बातों पर हम आपको ध्यान आकृष्ट कराएंगे। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, बात करते हैं सीधे सीधी। बताया कि ये सबसे बड़ी बात है कि अब तो सरकार का परिदृश्य वहाँ मैंने सामने आ गया। हेमंत फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन एक दावा और भी बढ़ा है इस चुनाव के दरमियान, कल्पना सोरेन, बिल्कुल। उनका क्या रोल रहेगा और किस रूप में रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि अब से थोड़ी देर पहले राजभवन जा कर के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया मुख्यमंत्री पद से और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए जितने विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी 56 जो इंडिया अलायंस से जीत के आए हैं, उनका समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है और राज्यपाल ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उनको सरकार बनने का न्योता भी दे दिया है। 28 तारीख को, अब तक चर्चा थी कि 26 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, तो नहीं, अब 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल ने बोला है, ये सब औपचारिकता होते हैं और हेमंत सोरेन कार्यवाहक सीएम के तौर पर राज्य की कमान संभालते रहेंगे। अब रही बात जो आपका सवाल है, उस पर भी हम आएंगे कि अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या पुराने फॉर्मूले के तहत ही इस बार भी हेमंत कैबिनेट का नए सिरे से गठन होगा या कोई नया फॉर्मूला सामने आ रहा है? एक फार्मूला कांग्रेस के पीछे खाने से आया है कि उप मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने दावा पेश किया है। हालांकि ये बात पुष्टि नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री हमारे कोटे से बनेंगे। तो क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के कुछ जानकारी मिल रही है या फिर क्या ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। अंदर खाने इस बात की चर्चा बिल्कुल है और अंदर खाने कोशिश हो रही है और चुनाव से पहले तक तो 50-50 मतलब 2.5 साल सीएम बनाने की भी चर्चा हुई थी जब गुलाम अहमद मीर ने एक शगुफा छेड़ दिया था कि आप 25-30 विधायक जिता के लाइए तो हम यहाँ पर आधा आधा टेन्योर दोनों गठबंधन के दोनों साथियों का रहेगा और हमारा भी सीएम होगा। खैर, मांग सब दल करता है, सारी पार्टियां करती है, देने वाला क्या करता है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है और देने वाले की आज की स्थिति में इतना मजबूत है कि वो जो चाहेंगे वही करेंगे, यानी कि जो होना होगा, जो उनको ठीक लगेगा वही करेंगे। यानी हेमंत सोरेन की बात मैं कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन आज की तारीख में सबने लोहा माना है और वो मजबूत भी हुए हैं। 56 सीट पहली बार मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में है, इतने इतने प्रचंड बहुमत के साथ किसी अलायंस की सरकार वापसी हुई। हाँ, और वो भी वापसी हुई है। बहुत इतिहास बने हैं। पहली बार स्पीकर रहते हुए कोई चुनाव जीता है रविंद्रनाथ महतो, पहली बार जिसकी सरकार थी वो रिपीट हुई है, जो सीएम था वो रिपीट हुआ है। उसके बाद इतना प्रचंड बहुमत आया है, एंटी इनकन्वेंसी काम नहीं किया है, हर बार सत्ता हस्तांतरित होती रहती थी। तो खैर, मांग जरूर की जा रही है, लेकिन सबसे पहले तो कैबिनेट में जगह कितनी मिलेगी उनको। 16 विधायक चुने गए हैं, पिछली बार 4 मंत्री पद मिला था, तो क्या उतना ही मिलने वाला है या उससे भी कम? खबर तो ये तक आ रही है, चूंकि 30 से 34 सीट पहुंच गया है जेएमएम, तो जेएमएम के लोग की भी दावेदारी बढ़ी है और ये तो एज इट इज है। राजद का भी दावा है कि जब एक विधायक हमारे चुने गए थे तब एक मंत्री था, तो अब तो 4 चुने गए, तो कम से कम 2 तो दीजिए आप मंत्री। हालांकि कुल 12 ही मंत्री बन सकते हैं, जो कि वहां का विधायक दल का संख्या जो है उसके हिसाब से 12 लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाने की बात है। तो उस स्थिति बिल्कुल, में 12 लोग में इंक्लूडेड मुख्यमंत्री भी हैं, यानी मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्रालय ही दिया जा सकता है। ऐसे में जो फॉर्मूला है, पिछले बार 4-1 का था फॉर्मूला, इस बार सामने जो अभी तक इनिशियल स्टेज में जो जानकारी सन के सामने आ रही है उसके मुताबिक 5-1 का फॉर्मूला कोशिश किया जा रहा है, तय किया जा रहा है कि 5-1 का फॉर्मूला हो। ऐसे में हो सकता है कि 3 ही ऑफर, जहाँ तक बात है, यानी 4 मंत्री पद का नहीं, 3 ही मंत्री पद का जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से कहा जाए कि आप 3 ही मंत्री पद लेकर के संतुष्ट कीजिए कांग्रेस को।
और 8 आरजेडी को। तो इसमें थोड़ा सा हम टूटे कि तो हो सकता है कि ना कि उप मुख्यमंत्री भी दे दे, चलो पोर्टफोलियो देना है, मंत्री देना है, एक घटाना है तो उप मुख्यमंत्री देते। अगर उप मुख्यमंत्री की बात आएगी कांग्रेस के में से, तो कौन सा चेहरा आपके नजर में नजर आता है? मुझे तो कतई नहीं लगता है कि उप मुख्यमंत्री पद का कल्चर भी वहाँ पर हेमंत सोरेन शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का दावा उनको सिरे से खारिज हेमंत सोरेन कर देंगे। रही बात 3 से 4 का, यानी जो पहले जितना था उतना मंत्री पद मिल सकता है, चूँकि उसमें आसानी से चीज़ें टैकल हो जाएगी, मतलब सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जो पहले से आ रहा है उसी मुताबिक होना है। आरजेडी को 1 मिले, 4 कांग्रेस से, और रेस्ट 7, यानी मुख्यमंत्री को मिला करके 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, यानी 7, 4, 11, 1, 12। रही बात माले की, तो माले के 2 विधायक जरूर जीते हैं, लेकिन माले अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सरकार को बाहर से समर्थन देता रहा है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होने वाली है। तो माले बाहर से ही समर्थन देगा, तो माले का कोई दावा बनता नहीं है मंत्री पद में। ये लेकिन आपने मंत्री परिषद की बात कही, लेकिन एक मंत्री और भी दावेदार है, और वो इस तरह का मजबूत दावेदार है कि कल्पना सोरेन आखिर किस भूमिका में रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल है, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कल्पना सोरेन की क्या भूमिका होगी। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा चुनौती हेमंत सोरेन के लिए यही है तय करना, चूँकि उन पर वो, अगर एक नज़र में वो देखें कि परिवारवाद का आरोप न लगे, बाकी चीज़ें न लगे, हम इनको साइड करके भी चलते हैं, लेकिन जो विधायक चुन के आए हैं या जो बाकी गठबंधन के सहयोगी है वो उनको ऐसा नहीं करने देंगे। उनका प्रेशर इतना है कल्पना सोरेन को कैबिनेट में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दे करके शामिल करने का, जिसको मुझे लगता है कि अंततः हेमंत सोरेन को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन ने तो कैंपेन किया, लेकिन कल्पना सोरेन का कैंपेन जो है वो कांग्रेस भी कंसीडर की। हर जगह कांग्रेस लेके गई कल्पना सोरेन को, हेमंत सोरेन की जगह पे, चाहे वो राजद हो तो वहां भी गई, और रोड शो तक किया कल्पना सोरेन ने। तो उनकी दावेदारी तो बनती है, और उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा सहयोगियों को। सहयोगी को एक्सेप्ट तो बहुत पहले सहयोगी कर चुके हैं, और सहयोगी को बखूबी पता है कि इस चुनाव में अगर कल्पना सोरेन इस रोल में नहीं होती, कल्पना सोरेन इतना कैंपेन न किया होता उन्होंने, तो परिणाम ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जिस तरीके से एनडीए या बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, 4-4, 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री और कई स्टेट के मुख्यमंत्री सब लोग प्रचार प्रसार में आए थे। एक मुख्यमंत्री तो 4 महीने तक यहीं कैंप करते रहे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी थे। तो ये देखिए, इसमें इतना समझ लीजिए कि ये हेमंत सोरेन बस एक लाइन में समझिए कि नहीं भी चाहेंगे ना, तो उनके सहयोगी हो या उनकी पार्टी के लोग हों, वो ज़बरदस्ती करवा लेंगे कि नहीं इनको तो मिलना ही चाहिए, हम ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन इनको बिठाइए। उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। रही बात हेमंत सोरेन के सामने में चैलेंज क्या होगा, कि बसंत सोरेन, जब चंपई सोरेन थे तो बसंत सोरेन को शामिल कराया था उस समय मंत्री परिषद में। जब हेमंत सोरेन आए तो उनकी जगह मतलब उनको रिक्त कर दिया, उनको हटा दिया गया था वहाँ से मंत्री पद से। तो क्या खुद मुख्यमंत्री, पत्नी मंत्री और बसंत भाई मंत्री, इसमें ज़रूर देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 20 का रास्ता निकाला जाएगा, बसंत सोरेन को समझाने की कोशिश होगी, और हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं, बाकी जो पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब लोग समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे लास्ट यही है, काफी टफ होगा, इतना आसान नहीं है। जिस तरह से सीता सोरेन ने विवाद पैदा किया, और जिसके चलते चंपई सोरेन को बनना पड़ा सीएम, वो विवाद अभी भी मैंने एज इट इज है। बसंत सोरेन को हल्के में लेकर के उनको अलग करना और कल्पना सोरेन को शामिल कराना, ये बहुत बड़ा टफ होगा। बसंत सोरेन आज की तारीख में उन्होंने परिणाम देख लिया है कि जो लोग अलग हुए हैं उनका क्या हश्र हुआ है, और आज की तारीख में परिवार के बीच में और देवर भाभी के बीच में या छोटे भाई बड़े भाई के बीच में इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बेशक बसंत सोरेन को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, बसंत सोरेन को भी पता है कि कांटे की टक्कर में अगर वो निकले हैं तो इसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कितना अहम रोल है, कितना योगदान है। तो कहीं से भी कुछ नहीं होने जा रहा, जो होना था हो गया, और जो हुआ उसका परिणाम भी सब लोग देख रहे हैं। तो अब परिवार से लेकर पार्टी में भी कहीं से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। होगा ये कि प्लस ही होगा, यानी कि जो लोग गए हैं आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग अप्रोच करें या अप्रोच करना शुरू भी कर चुके हों
कि अब जो गलती हो गई, और पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, स्टीफन मरांडी हो, हेमलाल मुर्मू हो, सब लोग वापस लौटे हैं। सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, चुनाव लड़े, लोहरदगा से हार गए, फिर वापसी हुई कांग्रेस में, आज की तारीख में लोहरदगा से वो सांसद चुने गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। रही बात जो अभी जिस पर हम लोग हैं, कल्पना सोरेन के कैबिनेट में शामिल होने की पुरजोर संभावना है। हो सकता है कि उनको शिक्षा मंत्री की डिमांड चल रही है अंदर खाने कि शिक्षा मंत्रालय उनको दिया वो जाए। स्कूल चलाती हैं बजाते भाई। स्कूल चलाती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और पहले से भी जब वो विधायक नहीं थी तब से एजुकेशन के क्षेत्र में ही वो ये फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, लोकल लैंग्वेज की भी अच्छी पकड़ है, तमाम भाषाओं में कई सारे लैंग्वेज वो जानती हैं। तो वो एक बेहतर शिक्षा मंत्री। ऐसे भी जनता ने परिवारवाद को तो खारिज कर दिया। जो आरोप लग रहा था कि परिवारवाद जेएमएम में है, कांग्रेस में है, अन्य पार्टियों में है, भाजपा खुद उसमें शामिल हुई। चुनावी सभा में खुद हेमंत सोरेन बोलते हैं, एग्जाम्पल देके बोला कि शेर का बच्चा शेर नहीं हो तो क्या कुत्ता होगा क्या? तो अगर मैं राजनीतिज्ञ का पुत्र हूँ तो राजनीतिज्ञ होऊंगा ना, इसमें गलत क्या है? परिवारवाद की परिभाषा वो लोग अलग तरीके से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जनता ने मुहर लगा करके उनकी बातों पर इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि परिवारवाद सहित कोई ये कुछ नहीं होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो होने जा रहा है वो हम बताने जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। 6+1 जेएमएम, मुख्यमंत्री +6 मंत्रालय जेएमएम को मिले, 4 कांग्रेस को, 1 आरजेडी को, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अब रही बात कि इनमें से कौन कौन हो सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही है कि कौन कौन है। कई नाम इसमें हैं। आरजेडी की बात करें तो संजय सिंह यादव हैं और सुरेश पासवान हैं, मंत्री रह चुके हैं। सुरेश पासवान सीनियर मोस्ट नेता हैं वहाँ पर, देवघर से चुनाव जीता उन्होंने 2-3 दफ़ा हारने के बाद नारायण दास को हरा करके। जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो देवभूमि देवघर में भी उन्होंने लालटेन जलाया है, तो इसका इनाम हो सकता है कि उनको मिले। सुरेश पासवान भारी पड़ सकते हैं संजय यादव पर। इसके अलावा कांग्रेस में निशत आलम और इरफान अंसारी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इरफान अंसारी ज़्यादा प्रबल दावेदार है। बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आलमगीर आलम की जगह पर उनको मंत्री बनाया गया था। तो अब आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम वहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। इस परिस्थिति में भी तो कांग्रेस के लिए ये एक मतलब चुनाव कर पाना कि दोनों में से किसको, और इरफान अंसारी का अपना लॉजिक है कि सीता सोरेन को उन्होंने हराया है और अच्छे खासे 40 से प्लस हज़ार वोटों से हराया है, और उनको जो टेन्योर था बेहद कम था, अंतिम समय में मिला था, तो उनकी गलती क्या है वो एक ये कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इरफान अंसारी को तरजीह मिल जाए, और निशत आलम चूँकि पहली बार जीती हैं तो हो सकता है कि उन पर इरफान अंसारी को तरजीह मिल जाए। वैसे जगन्नाथ महतो की पत्नी होने की वजह से बेबी देवी को उनका जो कोटे का मंत्रालय था वो मिला था, हालांकि बेबी देवी हार गई हैं। 4 ऐसे मंत्री हैं जो इस चुनाव में हारे हैं। एक बन्ना गुप्ता कांग्रेस कोटे के थे, उसके अलावा 3 उधर से हफीजुल अंसारी हारे हैं, बेबी देवी हारी हैं, और एक और हैं जो कि जेएमएम के बैद्यनाथ राम लातेहार से, जो कि शिक्षा मंत्री, हाँ वो लोग हारे। तो 3 स्पेस तो ऑलरेडी जेएमएम के पास हो गया, रिक्त हो गया, मतलब ये है जो नए लोगों को भरपाई कर सकते हैं। इधर से बन्ना गुप्ता को रिप्लेस किया जा सकता है। हो सकता है कि इरफान अंसारी को और इस बार मंत्री पद मिले तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय जिसकी वो हमेशा वकालत करते रहे, डिमांड करते रहे, वो मंत्रालय भी मिल जाए उनको। तो इसी तरीके से स्टीफन मरांडी भी हैं, हेमलाल मुर्मू सहित कई, रामेश्वर उरांव भी है ना। रामेश्वर उरांव का तो ऑलमोस्ट समझिए कि फाइनल है वो, चूँकि इतने सीनियर मोस्ट नेता हैं वो। हाँ, दीपिका पांडे सिंह भी जीती हुई, वो भी कम दिनों के लिए आई थी, और मैया सम्मान योजना में कल्पना सोरेन, कल्पना के कंधे में कंधे मिला करके उन्होंने, तो वो उनको रिपीट किया जा सकता है। तो 4 में से यही है, इरफान अंसारी और निशत आलम में से किसी एक को, कल्पना ये उस दीपिका पांडे सिंह का नाम चल रहा है। इसके अलावा एक और नाम जो आपने बताया अभी वो है। तो इसी तरीके से किया जाएगा, इधर से सुरेश पासवान और संजय सिंह यादव में से, और उधर स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, इन लोगों की दावेदारी बढ़ रही है। दीपक बिरुआ ये सब लोग बने थे, वो लोग रिपीट हो सकते हैं, चूँकि कम दिनों के लिए ही बने थे। रामदास सोरेन को भी चंपई सोरेन को हराया है। विधानसभा अध्यक्ष जीते हैं पहली बार, रिपीट किए हैं। इससे पहले आज तक विधानसभा अध्यक्ष लगातार रिपीट नहीं करते, तो उनको विधानसभा अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से दी जा सकती है। वैसे कोशिश होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनको मंत्रालय मिले, तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो यही सारा फिगर हमको नज़र आ रहा है कि हो सकता है। हालांकि
अंतिम वक्त में कुछ बड़े और चौंकाने वाले भी फैसले हो सकते हैं। हेमंत सोरेन कुछ ऐसा डिसीजन लें जो कि किसी ने सोचा भी नहीं हो। कल्पना सोरेन के मामले में भी वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन लगातार लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह से उनको बैकफुट पर रखने की कोशिश की गई, चुनाव के दरमियान जेल भेजा गया, उसके बाद निकल करके जो आए वो, तो एक तरह से लगा कि एक माने अलग रूप में आया और बोल्ड माने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि जो किसी ने कल्पना नहीं की। नहीं तो जो जो जितना मत उनको मिला है, जितनी मेजोरिटी मिली है, तो वो बोल्ड डिसीजन देने के लिए मिला है। आज की तारीख में 240-41 सीट ला करके मोदी जी कुछ फैसले पर बैकफुट पर इसलिए रहते हैं क्योंकि उतनी संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो उनकी संख्या इतनी है कि वो कोई भी डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। हम एक फैक्ट चेक कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। देखिए, पिछले बार जो हारे हैं जो मंत्री, मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम, बेबी देवी और बन्ना गुप्ता, और जो कैबिनेट में पिछली बार थे वो हम बता दे रहे हैं। रामदास सोरेन थे, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, दीपिका पांडे। अब कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी या फिर निशत आलम ये हो सकते हैं। रामेश्वर उरांव का करीब करीब ये है। दीपिका पांडे सिंह, चूंकि कल्पना सोरेन के साथ मैया सम्मान योजना में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है, तो दीपिका पांडे सिंह का भी नाम मतलब कहा जा सकता है कि वो भी रेस में आगे चल रही हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखा जाए जेएमएम के कोटे से देखा जाए तो जेएमएम से रामदास सोरेन, चंपई सोरेन को उन्होंने हराया है। कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन में से किसी एक को लिया जा सकता है। दीपक बिरुआ भी लास्ट टाइम में बने थे। बैद्यनाथ राम और हफीजुल हसन, ये मिथिलेश ठाकुर हार ही चुके हैं, तो उनके जगह पर स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू हो या फिर और भी कई ऐसे हैं जो लगातार जीत करके आए हैं, तो उन लोगों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। और कुछ नए चेहरों को भी ये लोग, हेमंत सोरेन चाहेंगे कि जो एनर्जेटिक है उनको मौका दिया जाए। नहीं, जेएमएम ने कई नए सीट जीते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन सीटों पर भी जीत हासिल की है जब भी जेएमएम वहाँ जीतती नहीं थी, तो उनको तो एक मौका मिलेगा, नए चेहरे को, नए लोगों को। बिल्कुल 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 मौका मिलेगा। और आप हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम भी हों जो रेस में आगे चल रहे हों और अंतिम वक्त में उनका पत्ता साफ हो जाए और कोई ऐसे चेहरे आ जाए जिसकी उम्मीद कल्पना किसी की नहीं होगी, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिलहाल ये सारे कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं। पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात है तो वो ऑलमोस्ट 2019 से 24 के बीच में जिसको जो जो डिपार्टमेंट मिला था उसी अनुरूप जो डिपार्टमेंट मिल सकता है। वैसे कांग्रेस की कोशिश है कि कुछ महत्वपूर्ण मलाईदार जो मंत्रालय होता है वो उनको मिले। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, और हमने कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको नए मंत्रिमंडल के शपथ को लेकर के, कल्पना सोरेन की भूमिका को लेकर के बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए।